नमस्कार। खबर हिमाचल से के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल की इस विशेष प्रस्तुति साहित्य वीथिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साहित्य वीथिका के अंतर्गत हम हिंदी के प्रतिष्ठित कवियों की कविताएं सुनते हैं, उन पर एक वक्तव्य होता है। आज के हमारे कवि हैं विजय विशाल। विजय विशाल हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। वहीं रहकर, वहाँ के एक सुदूर गांव में रहकर निरंतर साहित्य सर्जना में रत हैं। लिखते हैं पर छपने से बचते हैं। तो यही कारण है कि अभी हाल ही में उनका पहला काव्य संग्रह आया है, चींटियां शोर नहीं करती। चींटियां शोर नहीं करती की कविताओं से अगर आप गुजरेंगे तो उन कविताओं का जो वैविध्य है वह विस्मित करता है। उन कविताओं में गांव है, शहर है, पहाड़ है, छात्र हैं, बेरोजगार हैं, उनके संघर्ष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, यानी समय और समाज का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है, ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो उनकी कविताओं में न आया हो। विजय विशाल की कविताएं अगर हम देखें तो श्रम के सौंदर्य की कविताएं हैं। वे सर्वहारा की शक्ति में और सर्वहारा की जीत में यकीन रखने वाले कवि हैं। उनकी एक बड़ी चर्चित कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां देखें कि न मधुमक्खियां हार मानती हैं, न मजदूर काम तलाशना छोड़ते हैं। इनकी यह जिजीविषा ही बचाए रखती है पृथ्वी पर सृजन की संभावनाओं को। विजय विशाल चींटी के माध्यम से, मधुमक्खी के माध्यम से श्रम का ऐसा वितान निर्मित करते हैं जिससे आज का जो संघर्ष है सर्वहारा का वह पूरी तरह से रूपायित हो जाता है। श्रम के प्रति रुझान की वजह से ही कवि सौंदर्य के प्रतिमानों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। उनकी एक कविता है बया का घोंसला। उस कविता को अगर हम सुने तो उसे सुनकर या शीर्षक को सुनकर के हमें मुक्तिबोध का संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है याद आता है। उस संग्रह की उस शीर्षक की कविता आप देखें जरा कि तुम जो संसार की सबसे सुंदर इमारतों की सूची बना रहे हो, इसमें शामिल कर लो एक अदद घोंसला। कवि की नजर में बया का घोंसला जो किसी बुर्ज खलीफा से कम नहीं, न तकनीक में, न बनावट में, न कसावट में। कवि यह स्पष्ट करता है कि श्रम की सार्थकता उसके परोपकार में ही निहित है। बया हमेशा के लिए काबिज नहीं रहती अपने इन घोंसलों पर। 15-20 दिन अंडे से एक अपने नवजात बच्चों सहित हो जाती है, फिर पीछे छोड़ देती है घोंसला किसी दूसरे पक्षी को जो बना न पाया हो अपना कोई ठौर। यह श्रम का सौंदर्य विजय विशाल की दूसरी कविताओं में भी दिखाई पड़ता है। जैसे उनकी कविता है बूढ़ी औरतें। हम बूढ़ी औरतें कविता भी आज की इस श्रृंखला में सुनेंगे कि बूढ़ी औरतें जो घर के काम के अलावा उकड़ू बैठ निगोड़ती हैं खेत। विजय विशाल किसान को देखकर कह उठते हैं कि 50 वर्षों की खेती से उगाए शब्दों के समूह उसके झुर्रीदार चेहरे को कवि होने की पहचान देने में समर्थ हैं। विजय विशाल पहाड़ के कवि हैं, गांव में बसते हैं, इसलिए पहाड़ी जीवन की रीति नीति और लोक संस्कृति उनकी कविताओं में व्यक्त होती है। धरती उनके लिए माँ है तो पहाड़ पिता, ऐसा पिता जो सदियों से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। यह आत्मीयता जमीन और स्थानीयता से जुड़ाव की परिचायक है। उन्हें पहाड़ी गांवों में हुक्का याद आता है। गांव में इस्तेमाल होने वाली कांसे की थाली में माँ के हाथ की बनी गर्मा गर्म रोटी याद आती है। विजय विशाल का काव्यात्मक साहस बड़ा प्रशंसनीय है। वे सत्ता से टकराते हैं। उनके यहाँ अनेक राजनीतिक कविताएं हैं। इन कविताओं का व्यंग्य नागार्जुन की तरह मारक भले न हो, लेकिन लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि ऊंचे कगारों पर पहुंचे कई बौने लोग घड़ी को रोककर अपने पक्ष में बदलना चाहते हैं समय।
अब इन कविताओं को सुनकर यह आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे बौने लोग कौन हैं। वे कौन लोग हैं जो आज राजनीति और इतिहास की मनमानी व्याख्या कर रहे हैं। एक मानवतावादी और अपने कवि कर्म के प्रति जिम्मेदारी अनुभव करने वाला कवि ही यह कह सकता है कि इस पाषाण होते समय में मनुष्य के भीतर बचाए रखनी है संवेदनाएं, उकेरनी है उनमें भावनाएं, ताकि सृष्टि में जिंदा रखा जा सके सद्भाव। ऐसे कठिन काम सौंपे जा रहे हैं, ऐसे कठिन काम सौंपे जा चुके हैं कविता को। तो कवि अपनी कविताओं से मानवतावाद का काम लेता है। विजय विशाल के यहाँ कविता पर, प्रेम पर कई कविताएं दिखाई पड़ेंगी। विजय विशाल की कविताएं मनुष्यता के महत्व की कविताएं भी हैं। आज के बाजारवादी समय में व्यक्ति रिश्तों से दूर होता जा रहा है। रिश्ते निभाना मनुष्य होना है। कवि कहता है, मैं जड़े होना चाहता हूँ ताकि पकड़ सकूँ रिश्तों को, सींच सकूँ मनुष्यता को। मन का पीपल हो जाना भी मनुष्य होने के सुख की कविता है। ये कविताएं मनुष्यता के साथ उम्मीद की कविताएं भी हैं। विजय विशाल की कविताओं में हम कथ्य की ताजगी और शिल्प की सादगी देखते हैं। आइए अब हम विजय विशाल की कविताएं सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पहली कविता का शीर्षक है बूढ़ी औरतें। गांव में बूढ़ी औरतें मन से कभी बूढ़ी नहीं होती। गांव में बूढ़ी औरतें मन से कभी बूढ़ी नहीं होती। वे अल सुबह जगाती हैं चूल्हा, बुहारती हैं घर द्वार। वे अल सुबह जलाती हैं चूल्हा, बुहारती हैं घर द्वार। किवाड़ की ओट व दीवार के कोने में बने मकड़ी के जालों को ऐसे भाव से हटाती हैं जैसे मन को कर रही हो चिंता मुक्त। गांव की बूढ़ी औरतें उकड़ू बैठ निगोड़ती हैं खेत और इलाके के प्रतिष्ठित देवता को स्मरण कर करती हैं प्रार्थना। गांव की बूढ़ी औरतें उकड़ू बैठ निगोड़ती हैं खेत और इलाके के प्रतिष्ठित देवता को स्मरण कर करती हैं प्रार्थना कि खूब होनी चाहिए इस बरसात बरखा, ताकि डंगरों के चारे में कमी ना रहे। करती है प्रार्थना कि खूब होनी चाहिए इस बरसात बरखा, ताकि डंगरों के चारे में कमी ना रहे। मानुष का क्या, मानुष का क्या, वो तो डिप्पू के राशन से भी भर लेता है पेट। गांव की बूढ़ी औरतें आंगन में बैठ पहरती हैं घर, निगवाती हैं पोते पोतियों को दिन भर और कांपते हाथों लगाती हैं टुप्पे तार तार होते जा रहे रिश्तों में। बूढ़ी औरतें बिना शिकवा शिकायत पीती हैं दुख, उलीचती हैं आशीर्वाद। बूढ़ी औरतें बिना शिकवा शिकायत पीती हैं दुख, उलीचती हैं आशीर्वाद और एक दिन चुपचाप त्याग देती है उस देह को जिसे वर्षों पहले ही सौंप दिया था उसने किसी अजनबी को। बूढ़ी औरतें बिना शिकवा शिकायत पीती हैं दुख, उलीचती हैं आशीर्वाद और एक दिन चुपचाप त्याग देती हैं उस देह को जिसे वर्षों पहले ही सौंप दिया था किसी अजनबी को। दूसरी कविता है विचारहीन दुनिया में। वे बड़ी तल्लीनता से पढ़ाते रहे उन्हें अ से अनार, आ से आम, जिनके हिस्से कभी आम आया ना, जिनके हिस्से कभी अनार आया ना आम। वे बड़ी तल्लीनता से पढ़ाते रहे उन्हें अ से अनार, आ से आम, जिनके हिस्से कभी अनार आया ना आम। वे पढ़ाने को तो वे कबीर भी पढ़ाते रहे, तमाम उन हथकंडों के साथ जिनके विरोध में खड़ा है कबीर। वैसे
पढ़ाने को तो वे कबीर भी पढ़ाते रहे उन तमाम हथकंडों के साथ जिनके विरोध में खड़ा है कबीर। ऐसे ही गांधी को भी रखा है उन्होंने पाठ्यक्रम के उसी दायरे में जिसमें संविधान की अलग अलग व्याख्या के साथ कानून की गलियों में घूमता रहता है अंबेडकर। ऐसे ही गांधी को भी रखा है उन्होंने पाठ्यक्रम के उसी दायरे में जिसमें संविधान की अलग अलग व्याख्या के साथ कानून की गलियों में घूमता रहता है अंबेडकर। जिन विचारकों ने कहा अ से अनार नहीं अधिकार पढ़ाया जाए, आ से आम नहीं आग पढ़ाया जाए, क से कमल नहीं पढ़ाया जाए कलम, और ह से हलवाई के चित्र की जगह पुस्तक में दिखाए जाएं हल जोतते किसान के चित्र। टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर वे कर दिए गए बहिष्कृत। इस विचारहीन दुनिया में आसान नहीं होता शब्दों के नए अर्थ गढ़ना या पुरानी किताबों को नए दृष्टिकोण से पढ़ना। तीसरी कविता है गोद लिए गांव। गोद लिए गांव। जिसने कभी नवजात न लिया हो गोद में, उसने साथियों से कहा आओ गोद ले लें एक एक गांव। जिसने कभी नवजात न लिया हो गोद में, उसने साथियों से कहा आओ गोद ले लें एक एक गांव। साथियों ने अपने अपने चुनाव क्षेत्र में ढूंढे ऐसे नवजात गांव जो पहुंच में होने के साथ साथ वजन में हल्के हों, जिन्हें गोदी में उठाकर घुमाया जा सके देश भर में। साथियों ने अपने अपने चुनाव क्षेत्र में ढूंढे ऐसे नवजात गांव जो पहुंच में होने के साथ साथ वजन में हल्के हों, जिन्हें गोदी में उठाकर घुमाया जा सके देश भर में। गोद में बैठते ही गांव ऐसे प्रसन्न हुए जैसे आंगनवाड़ी केंद्र में प्रसन्न होते हैं बच्चे मन माफिक कुछ खाने को मिलते ही। गोद लेने की घोषणा के साथ नापी गई गांव की देह ताकि सिलवाए जा सकें साफ सुथरे फैशनेबल कपड़े। गांव के पांव का लिया गया पूरा पूरा माप जिससे बनवाए जा सके आरामदेह चमकीले जूते ताकि आसानी से दौड़ा जा सके विकास पथ पर। गांव के पांव का लिया गया पूरा पूरा माप जिससे बनवाए जा सके आरामदेह चमकीले जूते ताकि आसानी से दौड़ा जा सके विकास पथ पर। गांव का मुरझाया चेहरा चमकाने को बुलाए गए एक्सपर्ट ब्यूटिशियन ताकि भाग लिया जा सके ग्लोबल ब्यूटी कंपटीशन में। इस सारी कवायद में गोद लेने वालों की जय जयकार हुई। फूल मालाओं से सुशोभित हुए उनके गले। कई दिन मीडिया में चर्चा चली, अखबार में गांव की फोटो छपी। गोद लेने वाले शीघ्र लौटने का वायदा कर गले मिलकर गए गांव वालों से। गोद लेने वाले शीघ्र लौटने का वायदा कर गले मिलकर गए गांव वालों से। गोद लिए गांव तब से ताक रहे हैं उनके लौटने की राह, अपने नए कपड़े, जूते और ब्यूटिशियन के इंतजार में। और चौथी कविता है कारोबार। वे आपदा को अवसर में बदलने की कला, वे जानते हैं आपदा को अवसर में बदलने की कला। वे आपदा पैदा करने की कला भी बाखूबी जानते हैं। वे जानते हैं आपदा को अवसर में बदलने की कला। वे आपदा पैदा करने की कला भी बाखूबी जानते हैं। इसी कला के चलते पहले उन्होंने रोटी पर कब्जा किया, फिर भूख पैदा करने निकल गए।
इसी कला के चलते पहले उन्होंने रोटी पर कब्जा किया, फिर भूख पैदा करने निकल गए। भूख की खेती करते उनके हाथ लगी पानी की फसल, उन्होंने पानी पर कब्जा किया और प्यास पैदा करने निकल गए। भूख और प्यास की फसल जब खूब लहलहाने लगी, तब उनकी नज़र से हवा भी बच न सकी। उन्हें लगा हवा भी शामिल होनी ही चाहिए कारोबार में। भूख और प्यास की फसल जब खूब लहलहाने लगी तो उनकी नज़र से हवा भी बच न सकी। उन्हें लगा हवा भी शामिल होनी ही चाहिए कारोबार में। तब उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाए, वेंटिलेटर बनाए, फिर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत पैदा करने निकल गए। धन्यवाद।